नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। राज्यसभा चुनाव के लिए आज 3 राज्यों के 15 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसमें उत्तर प्रदेश की 10, कर्नाटक की 4 सीटों पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में भी एक सीट पर मतदान हो रहा है। दरअसल 15 राज्यों में राज्यसभा की 56 सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 12 राज्यों की 41 राज्यसभा सीटों पर उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। राज्यसभा चुनाव के लिए सुबह 9 बजे वोटिंग शुरू हो गई, जो शाम 4 बजे तक जारी रहेगी। इसके बाद शाम 5 बजे वोटों की गिनती शुरू होगी, जबकि रात तक नतीजे भी आ जाएंगे। लेकिन इस बीच उत्तर प्रदेश, कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश में बीजेपी ने सीटों की संख्या से ज्यादा उम्मीदवार मैदान में उतार दिए। इसलिए कांग्रेस और उसके सहयोगियों को विधायकों की क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर वोटिंग है, लेकिन मैदान में 11 उम्मीदवार हैं। बीजेपी की ओर से सुधांशु त्रिवेदी, आरपीएन सिंह, अमरपाल मौर्य, तेजपाल सिंह, नवीन जैन, साधना सिंह, संगीता बलवंत और संजय सेठ मैदान में है। वहीं समाजवादी पार्टी ने जया बच्चन, आलोक रंजन और रामजी लाल सुमन को मैदान में उतारा है। वहीं कर्नाटक की बात करें तो यहां कुल 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। कांग्रेस की ओर से अजय माकन, सैयद नासिर हुसैन और जीसी चंद्रशेखर। वहीं बीजेपी ने नारायण भांडगे को मैदान में उतारा, जबकि जेडीएस ने कुपेंद्र रेड्डी को मैदान में उतार दिया। हिमाचल प्रदेश में 2 उम्मीदवार हैं। कांग्रेस ने अभिषेक मनु सिंघवी को उम्मीदवार बनाया, जबकि बीजेपी ने यहां हर्ष महाजन को मैदान में उतारकर मामले को रोचक बना दिया। राज्यसभा चुनाव का दिलचस्प मुकाबला उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहां एक सीट पर पेच फंसता नजर आ रहा है। यूपी की 10 सीटों के लिए 11 तो कर्नाटक की 4 सीटों के लिए 5 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं हिमाचल की 1 सीट के लिए 2 उम्मीदवार मैदान में हैं। लेकिन यहां कांग्रेस के पास संख्या बल है। ऐसे में यहां मुकाबला कड़ा होने की उम्मीद ज्यादा नहीं है, लेकिन कांग्रेस को विधायकों के क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है। आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि राज्यसभा का चुनावी मेला है क्या कोई खेला होने वाला है। हिमाचल में कांग्रेस की जीत लगभग तय मानी जा रही है, फिर भी पार्टी को क्यों डर सता रहा है। कर्नाटक में विधायकों पर बीजेपी की नजर है, कांग्रेस को क्रॉस वोटिंग का डर है। चर्चा में हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी शामिल होगा। उनसे चर्चा करेंगे कि आखिर जब सब कुछ फिक्स्ड है, क्योंकि विधायकों की संख्या तो काउंटेड है, उसके बावजूद डर क्यों सता रहा है कांग्रेस को, सपा को, क्योंकि यूपी में ही सबसे ज्यादा दिलचस्प मुकाबला माना जा रहा है। उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने 8 कैंडिडेट मैदान में उतार दिए। 7 के लिए तो पर्याप्त संख्या उस बीजेपी के पास है, लेकिन 8वीं सीट के लिए जो 37 विधायकों की जरूरत है, उनमें से बीजेपी के पास 29 विधायक हैं। कम अगर है बीजेपी के पास संख्या तो वो 8 विधायकों की। चलिए ग्राफिक्स के जरिए भी इसे समझने की कोशिश कीजिए। 3 राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो 3 राज्यों में 15 सीटों पर राज्यसभा के लिए मतदान की प्रक्रिया इस समय चल रही है। और आपको बता दें कि यूपी का मामला जो है वो सबसे ज्यादा दिलचस्प है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में कुल 10 सीटों के लिए वोटिंग होनी थी, और उनमें से जब उम्मीदवारों की संख्या बढ़ गई, यानी 11वां उम्मीदवार मैदान में आ गया, जो बीजेपी ने अपना 8वां उम्मीदवार मैदान में उतार दिया है, तो यह मामला रोचक हो गया है। मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, इन राज्यों की अगर बात कर ली जाए तो यहां पर ऑलरेडी परिणाम आ चुके हैं। सभी जो उम्मीदवार मैदान में थे वो निर्विरोध जीत चुके हैं। इसके अलावा आपको बता दें कि गुजरात में जो 4 सीट थे वहां से भी निर्विरोध जीत चुके हैं उम्मीदवार। लेकिन सबसे बड़ा मुकाबला जो है वो कहते हैं देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में है, क्योंकि यहां पर बीजेपी ने जिस तरीके से अपने 8वें कैंडिडेट को मैदान में उतारा है और उसके पास संख्या बल नहीं है, संख्या बल वहां पर नहीं है। 8 विधायकों की जरूरत है। ये 8 विधायक बीजेपी कहां से लाएगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। और आपको बता दें कि जिस तरीके से कल सपा के कुछ विधायक बैठक में नहीं पहुंचे हैं, उसके बाद से ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में क्या कोई खेला होने वाला है।
तो देखिए अखिलेश यादव को आप देख सकते हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे थे, इन्होंने मतदान कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अपना वोट डाल दिया है। लेकिन जो सबसे दिलचस्प मामला आ रहा है यूपी का कि 8वां कैंडिडेट जो बीजेपी का है, क्या वाकई में 8वें कैंडिडेट को जिता ले जाएगी बीजेपी? क्या क्रॉस वोटिंग होगी? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसी वजह से कहते हैं कि उत्तर प्रदेश की सियासत को समझना इतना आसान भी नहीं है। तो देखिए राज्यसभा चुनाव के लिए वोटिंग तो चल रही है। इसी बीच समाजवादी पार्टी के विधायक अभय सिंह और राकेश प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा है, जरा वो सुनिए। तो अब हम निष्ठा कह रहे हैं आप क्रॉस वोट करेंगे? निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किसको उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट खारिज हो जाएगा। तो अब हम निष्ठा कह रहे हैं आप क्रॉस वोट करेंगे? निष्ठा कहाँ पे है? वोट देने जा रहे हैं। वोट किसको उम्मीदवार को देंगे आप? ये बताएंगे तो वोट खारिज हो जाएगा। अंतरात्मा की आवाज को वोट देना, ये बता देंगे अभी आपको, वोट देने के बाद सब बता देंगे। तो सदन में बोल चुका हूँ, जय श्री राम, जय सिया राम, राम रोम रोम में है, राम कर में है। तो देखिए राज्यसभा का रण जो है लगातार जारी है। तस्वीरें लगातार आ रही हैं। तस्वीरें हमने आपको दिखाई कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ वोट डालने के लिए पहुंचे। साथ ही साथ आपको बता दें कि अखिलेश यादव भी वोट डालने के लिए पहुंचे। और आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश का ही मामला यहां पे सबसे ज्यादा दिलचस्प नजर आ रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब कैंडिडेट की संख्या, जितने सीटों पर मतदान होना, वोटिंग होनी थी, चुनाव होना था, उससे ज्यादा कैंडिडेट जब आ गए, तब यहां का मामला बड़ा ही रोचक हो गया। और आपको बता दें कि एक सीट को लेकर के जो बीजेपी का 8वां उम्मीदवार है, उसे लेकर के यहां मामला बड़ा ही रोचक हो गया है। वही स्थिति कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में 4 सीटों के लिए चुनाव होने थे और उनमें से उम्मीदवारों की संख्या जो है वो 5 हो गई। अब ऐसे में क्योंकि वहां पे बीजेपी के पास एक सीट जीतने के लिए पर्याप्त संख्या बल है। 2 तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप देख सकते हैं, वोट डालने के लिए पहुंचे। उसके बाद अखिलेश यादव को आप देखें, अखिलेश यादव भी मतदान करने के लिए पहुंचे थे। तो इन तस्वीरों के जरिए देखिए विक्ट्री साइन दिखाते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चलिए आपको बता दें कि राज्यसभा चुनाव को लेकर के बड़ा ही दिलचस्प और रोचक स्थिति अगर कहें तो वो है उत्तर प्रदेश में। चर्चा इसी पे करेंगे। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल भी है। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ अनामिका सिंह जी जुड़ रही हैं, बीजेपी प्रवक्ता है। अनामिका जी बहुत स्वागत आपका। विनय सिंह जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है। विनय जी बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। निरंजन जी बहुत स्वागत। साथ ही आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। आदेश जी बहुत स्वागत आपका भी न्यूज इंडिया पर। अनामिका जी चर्चा की शुरुआत आपसे कर रहा हूं, यूपी में क्या खेला करने की तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए राजनीति एक जनसेवा, राष्ट्र निर्माण की विचारधारा है और कार्य है। खेला जैसे शब्द करने के विषय में हम सोचते भी नहीं और हमारे लिए राजनीति खेल भी नहीं है। क्योंकि राजनीति जब होती है तो करोड़ों करोड़ों जो देवतुल्य कार्यकर्ता होते हैं, मतलब हमारे मतदाता होते हैं और हमारे हजारों कार्यकर्ता होते हैं, उनकी मेहनत उसमें लगी होती है और करोड़ों जो वोटर होते हैं वो उसमें खड़े होते हैं अपनी भावना को लेकर और वोट करते हैं। उसके बाद जब राज्यसभा की बात आती है तो वैसे ही लोगों के चुने हुए लोग जब हमारे लोगों को चुनते हैं तो हम खेला करने के विषय में नहीं सोचते, हम राष्ट्र निर्माण के विषय में सोचते हैं। ठीक है अनामिका जी,
चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, सभी मेहमानों के पास भी चलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो राज्यसभा का रण जारी है और सबसे दिलचस्प बात अगर कहीं की है तो वो उत्तर प्रदेश की है। चर्चा हम कर रहे हैं, हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल है। विनय जी, आपके पास आ रहा हूं। सर, मुश्किलें बढ़ती लग रही हैं तीसरे कैंडिडेट के लिए यूपी में। एक चीज बता दें, कहीं कोई मुश्किलें नहीं है और कोई खेला नहीं है। पता नहीं हो सकता, पता नहीं किसके साथ खेला हो जाए। अभी वोटिंग जारी है, वोटों की गिनती का इंतजार कीजिए। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से लोकतंत्र का मजाक उड़ा रखा है, जिस तरह से संविधान को किनारे कर दिया है, बाबा साहब से जिस तरह से इन्होंने ईर्ष्या बाबा साहब के प्रति इनके अंदर जिस तरह का गंदा भाव है, वह इन सब चीजों से प्रदर्शित होता है, पता चलता है। क्योंकि लोकतंत्र को गंदा करने का अगर किसी ने इतिहास रचा है तो भारतीय जनता पार्टी ने रचा है। विनय जी, आपके विधायक आपकी मीटिंग में नहीं पहुंचे, इसमें बीजेपी ने कुछ किया है क्या? अरे हमारे विधायक नहीं पहुंचे, उनकी व्यक्तिगत मजबूरी हो सकती है। वोट पड़ने दीजिए, वोट की गिनती करिएगा। नहीं, वही क्लियरेंस चाहिए ना, क्योंकि खबर ये आई कि करीब 9 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंचे। हो सकता है कि उनके विधायक पहुंचे, हम उनकी मीटिंग में उनको वोट न दे। भारतीय जनता पार्टी ने माहौल को, लोकतंत्र को इतना गंदा कर दिया कि कुछ कह नहीं सकते आप कि क्या होने वाला है, खेला किसके साथ होने वाला है, यह पता नहीं चलेगा। अभी आप देखते जाइए, वोटों की गिनती तक इंतजार कीजिए। खेल किसके साथ हो रहा, भारतीय जनता पार्टी को खुद समझ में आ जाएगा। और आने वाले समय में 2024 में भी इसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ेगा, यह तय है। ठीक है आदेश जी, क्या क्रॉस वोटिंग का डर सता रहा है कांग्रेस को तीनों ही स्टेट में? अभिषेक जी, क्रॉस वोटिंग का बिल्कुल डर नहीं है, लेकिन ये सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा पूरा देश ने देख लिया है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह से षड्यंत्र रचती है, किस तरह से हिंदुस्तान की नहीं दुनिया की सबसे पूंजीपति पार्टी बन गई है, किस तरह से काम करती है, किस तरह से ईडी का दुरुपयोग करती है। इसलिए सबको सावधान और सतर्क रहने की आवश्यकता है। किस तरह से 30 उद्योगपतियों के ऊपर ईडी के छापे डाले जाते हैं और किस तरह से एक्सटॉर्शन करके उनसे भारतीय जनता पार्टी के खातों में पैसा आता है, ये जग जाहिर हो गया है। तो ये किस तरह से देश में एक्सटॉर्शन कर रहे हैं, राजनीतिक लोगों का, राजनीतिक पार्टियों का लोगों के साथ किस तरह से खिलवाड़ कर रहे हैं, ये सब देख रहा है और उसका सबक इनको सिखा देंगे जो है। नहीं तो यूपी की क्या स्थिति लग रही है? तीसरा कैंडिडेट जीतेगा या फिर बीजेपी अपने 8वें कैंडिडेट को जिता ले जाएगी? क्योंकि समाजवादी पार्टी के करीब 9 विधायक जो हैं वो बैठक में नहीं पहुंचे और बीजेपी के पास अगर नंबर गेम हम देखें तो 296 चाहिए, 288 हैं बीजेपी के पास। अभिषेक जी, आपको असहज अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिनके पास नंबर नहीं है वो कैंडिडेट क्यों खड़ा कर रहे हैं। तो यही जो चरित्र है ये देखने को मिल रहा है। अक्सर सहज जो है लोग इंडिपेंडेंट अनअपोज चुन के आ जाते हैं राज्यसभा के अंदर, ये देश की खूबसूरती है। लेकिन कहीं ना कहीं किस तरह से डेमोक्रेसी का मर्डर किया जा रहा है, ये चंडीगढ़ में आपने देखा जो है, और किस तरह से वो सबके सामने था। नहीं, लेकिन अगर बीजेपी अपना 8वां कैंडिडेट हो सकता था, बीजेपी 10 के 10 कैंडिडेट देती, इसमें तो इसमें निरंजन जी से ठीक है आदेश जी, वो कुछ और है। ठीक है, क्योंकि 10 सीटों के लिए चुनाव था, बीजेपी चाहती तो 10 के 10 कैंडिडेट उतार सकती थी, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं थी, जहां तक मैं समझता हूं। बहरहाल ठीक है, देश में रही नहीं है, माफ करना अभिषेक, नहीं परंपरा देश में रही नहीं है। ठीक है, नहीं मैं वही समझने की क्या ये अलोकतांत्रिक है, ये समझने की कोशिश मैं निरंजन जी से करूंगा। मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। भारतीय जनता पार्टी खड़ी नहीं उतरती। ठीक है, मुझे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना है। ब्रेक के बाद लौटे हैं तो निरंजन जी से समझने की कोशिश करेंगे कि क्या 8 कैंडिडेट उतारना या 10 सीटों पे चुनाव है तो 10 कैंडिडेट उतारना, क्या ये अलोकतांत्रिक है? एक ब्रेक का वक्त है।
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। तो हम चर्चा कर रहे हैं राज्यसभा के रण को लेकर, लेकिन इसी बीच एक दुखद खबर आपको बता दें। समाजवादी पार्टी के सांसद डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया है। बर्क पिछले कई दिनों से अस्पताल में भर्ती थे। 94 साल की उम्र में उनका निधन हुआ है। शफीकुर रहमान बर्क मुरादाबाद सीट से सांसद थे। तो ये दुखद खबर अभी अभी आई है, जहां आपको बता दें 94 साल की उम्र में शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। माफ कीजिएगा, संभल से सांसद थे। और आपको बता दें कि शफीकुर रहमान का निधन हो गया है 94 साल की उम्र में। अभी अभी ये दुखद खबर आई। लंबे समय से बीमार चल रहे थे, अस्पताल में भर्ती थे शफीकुर रहमान बर्क, और उनका निधन हो गया है। ये दुखद खबर समाजवादी पार्टी के सांसद शफीकुर रहमान बर्क का निधन हो गया। चलिए, तो अब वापस हम चर्चा करते हैं राज्यसभा के रण को लेकर के। निरंजन जी आपके पास आ रहे हैं। समझना यही चाहेंगे कि क्या वोटों की अगर बात कर ले तो हम जान रहे हैं कि नंबर काउंटेड होते हैं, लेकिन अगर बीजेपी ने 8वां कैंडिडेट मैदान में उतार दिया, जहां एक सीट के लिए चुनाव होना है, एक कैंडिडेट उतार दिया, तो क्या यह लोकतंत्र की हत्या हो गई? निरंजन जी, एक सीट के लिए चुनाव होना है, एक कैंडिडेट उतार दिया। सर आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिएगा, म्यूट है शायद। निरंजन जी, ऑडियो की कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, फिर मैं आपके पास आता हूं। ऑडियो की कुछ परेशानी आ रही है, उसे दुरुस्त करके आपके पास आते हैं। अनामिका जी, आप तो लोकतंत्र की हत्या किए जा रही हैं। अभिषेक जी, लोकतंत्र की हत्या नहीं हो रही है, उस मानसिकता की हत्या हो रही है जो हमेशा एक तथाकथित तुष्टीकरण के नाम पर चलती रही है कांग्रेस के पास, और जिसने उस तुष्टीकरण के नाम पर इस देश के एक संप्रदाय विशेष को डरा कर रखा है इस बात के लिए कि अगर भारतीय जनता पार्टी सत्ता में होगी तो उनके लिए वो अच्छी चीज नहीं होगी। और धीरे धीरे हर व्यक्ति, जैसे कि अभी मैं सुन रही थी, विनय जी को भी मैंने सुना, वो कह रहे थे कि नहीं, इस तरह से भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र को कर रही है। इसका मतलब जो करोड़ों करोड़ मतदाता में वोट कर रहे हैं वो भी गलत है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से भारत का सनातनी, भारत का हर व्यक्ति, राष्ट्रवादी व्यक्ति चैतन्य से भर गया है, जिम्मेदारियों से भर गया है, राष्ट्र निर्माण की जिम्मेदारी और भारत को श्रेष्ठ भारत बनाने की जिम्मेदारी, उससे कांग्रेस बौखला गई है। और उन्हें हर पल इस बात का डर सताता रहता है कि हम किसी भी तरह उनके विधायक हमारी तरफ आ जाएंगे। क्यों नहीं कांग्रेस ऐसा करती कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों को अपनी तरफ कर ले? ये भी तो हो सकता है ना अभिषेक, कि सब तो विधायक ही हैं जी। तो उन्होंने किस तरह के कार्यकर्ताओं का, किस तरह के विधायकों का निर्माण किया कि तुरंत वो किसी की भी तरफ चले जाते हैं। हमारे विधायक तो ऐसा नहीं करते, क्योंकि हम कार्यकर्ता का निर्माण करते हैं जैसे हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। और विनय जी से मैं कहना चाहूंगी, इस चैनल के माध्यम से बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगी, समाजवादी पार्टी या कांग्रेस की बात हो, इनके पास कभी कोई विचारधारा थी ही नहीं। एक तुष्टीकरण के नाम पर ये लंबे समय तक भ्रम पैदा कर और भावुक अपील कर जाति के नाम पर जो सपा है वो काम करती रही और वोट लेती रही। अब उस भावुक अपील का असर खत्म हो गया है। राष्ट्र निर्माण के लिए भारत का हर नागरिक खड़ा हो गया है और उसे पता है कि भारत को कहां ले जाना है, विश्व की एक ताकत बनाना है, अपनी सांस्कृतिक विरासत के साथ हमें खड़े होना है, हमें महज जातिवाद की लुभावनी बातों में नहीं आना है। इस बात से कांग्रेस सपा सब डरे हुए हैं विषय। ठीक है अनामिका जी, यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटता हूं तो विनय जी आपके पास आता हूं, ब्रेक से लौटता हूं तो फिर आपके पास आता हूं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो हम बात कर रहे हैं राज्यसभा के रण की, और उत्तर प्रदेश पर निगाहें आकर सभी की टिकी हुई हैं, क्योंकि यहां का मुकाबला बेहद दिलचस्प होने वाला है। विनय जी आपके पास आ रहे हैं। जो फिलहाल स्थिति लग रही है, देखिए एक खबर यह भी आई कि मुख्य सचेतक के पद से मनोज कुमार पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है। अब इसमें भी क्या बीजेपी कुछ कर रही है? देखिए अब से कि
उन्होंने मुझे सचेतक पद से इस्तीफा दिया है, किन स्थितियों में दिया है ये पता है, अब हमें नहीं पता, आपके माध्यम से पता चल रहा है, अभी दिया होगा। मैं आपको तय बता दूं, अभी सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह से चंडीगढ़ में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला भारतीय जनता पार्टी को पड़ा है, अभी इंतजार भारतीय जनता पार्टी को है। जिस दिन जनता का थप्पड़ पड़ेगा उस दिन भारतीय जनता पार्टी को याद आएगा और उसका बड़ा बुरा समय आने वाला है, क्योंकि लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास जिस तरह बराबर भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जनता बहुत देख रही है और बेसब्री से 2024 का इंतजार कर रही है। जिस तरह से संविधान का गला घोटा जा रहा है, जिस तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो एक सपना देखा था, उस सपने को चकनाचूर करने का काम किया जा रहा है, जिस तरह से दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक और शोषित वंचित लोगों के साथ भारतीय जनता पार्टी अन्याय कर रही है, जनता देख रही है। आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत भयावह होने वाला है। चाहे रही बात इन सब चीजों का, तो मैं अभिषेक जी मैं आपसे कहता हूँ, नायक पिक्चर आपने देखा है ना, एक दिन के लिए मीडिया और जो है सीबीआई को छोड़ दीजिए, मैं कह रहा हूँ प्रधानमंत्री से लेकर के मुख्यमंत्री सारे फिर वहीं पे आ गए घूम फिर करके विनय। मैं इसकी उम्मीद कम से, क्योंकि देखिए मेरे सवाल प्रॉपर हैं और मैं एक अगर नहीं सर, फिर वही घूम करके आप मीडिया पे आ गए। ये विनय जी अब कम से कम ये चीज छोड़ दीजिए कि मीडिया के को लेकर के विक्टिम कार्ड खेलना ये बड़ा ही अजीब सा लगता है, पता नहीं क्यों। ईडी सीटी और जो इनकी है, आप ईडी को लेकर के बोलिए, सीबीआई मीडिया अगर ऐसा होता फिर हम आपको बुलाते ही क्यों सर? क्यों आपकी बात, अनामिका जी धैर्य से आपकी बात सुन रही हैं। बुलाना तो आप सबको चाहिए, बुलाना तो आपकी मजबूरी, क्यों नहीं बुलाएंगे आप? तो फिर ये मत कहिए ना अनामिका, और जो सवाल है वही सवाल अनामिका जी से पूछे जा रहे हैं, तो आप ये सब चीज कम से कम जो ये विक्टिम कार्ड है वो ठीक है। आईना मीडिया सबको आईना दिखाती है, मीडिया सबको आईना दिखाती है, सच आईना दिखाती है। तो वही तो मेरा सवाल आपसे यही होगा ना, आपके विधायक क्यों छोड़ करके जा रहे हैं? आपके विधायक आपकी मीटिंग में नहीं पहुंचते या बीजेपी के विधायक नहीं पहुंचेंगे तो बीजेपी से भी पूछूंगा कि हाँ आपके विधायक क्यों नहीं पहुंचे? उनके सारे विधायक पहुंचे हुए हैं। ठीक है, एक छोटा सा रिप्लाई इस पे अनामिका जी करना चाह रही हैं। अनामिका जी रिप्लाई कीजिए, फिर मैं निरंजन जी आपके पास आता हूं। विनय जी, बात प्रवक्ता की, कार्यकर्ता की और विधायक की, किस विचारधारा के अनुशासन में उनको बड़ा किया गया, भाव उनके मन में भरे गए, इससे तय होता है कि उनका व्यक्तित्व कैसा। सपा के जो विधायक जो भी रहे, मैंने हमेशा कहा कि उन्हें जाति के नाम पे खड़ा किया गया, भावुक अपीलों के नाम पे खड़ा किया गया, जिसके विकास से कोई लेना नहीं था। और आज जब आप पत्रकार की बात कर रहे हैं विनय, पत्रकार एक बच्चा इस देश का भारत के निर्माण के लिए, भू सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के लिए खड़ा हो गया है, तो पत्रकार भी एक व्यक्ति है, वो विधायक भी एक व्यक्ति है। और जब उसकी अंतरात्मा जागती है तो निस्संदेह वो भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा होता है, वो उस राष्ट्र निर्माण करने वाली पार्टी के साथ खड़ा होता है जो रामलला को लाने की बात करती है, क्योंकि उसे पता है संस्कृति की विहीन जो व्यक्ति होता है वो पशु के समान होता है। तो हर जागरूक और चेतन व्यक्ति वो भारतीय जनता पार्टी के साथ ही खड़ा रहेगा, ये तय। ठीक है ठीक है विनय जी। अब फिर अब देखिए निरंजन जी के पास मैं अभी एक बार भी नहीं जा सका हूं कुछ तकनीकी समस्या के कारण, तो एक बार निरंजन जी से एक कमेंट लेता हूं, फिर आता हूं विनय जी। एक सेकंड सर, निरंजन जी आवाज मिल रही है आपको? सर शायद म्यूट है, ऑडियो नहीं आ रहा आपका। सर जरा हेडफोन आप हटा लीजिएगा, हेडफोन आप हटा लीजिए, अब बोलिएगा सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही है निरंजन जी। आप 10 सेकंड का समय दें। आ रही है, आवाज आ रही है? मैं जरा पीसीआर की टीम से कहता हूं इसे दुरुस्त करते हैं। निरंजन जी की आवाज नहीं आ रही है, प्लीज इसे दुरुस्त करें। ठीक है विनय जी बोल लीजिए, फिर मैं आदेश जी के पास जाता हूं। अभी अनामिका जी ने कहा कि रामलला की हैसियत है पूरे ब्रह्मांड को लेकर के आएगा। रामलला ने सबको लेकर के आते, सबके पाल रहा है, किसकी हैसियत है जो रामलला को लेकर के आएगा? इस तरह बोलेपन की बातें भारतीय जनता पार्टी के लिए आने वाले समय में
ही भयावह होने वाली। कहते हैं रामलला को, आप बताइए कण में गिरफ्तार है, कहाँ नहीं है रामलला? रामलला को कैसे लेकर के आए हैं? आप बताइए अभिषेक जी, क्या आप रामलला को कोई ले आया? रामलला लेकर के आए, पूरे ब्रह्मांड जिसने किया उसको कौन लेकर के आएगा? यही घमंड, यही जो प्रति जो है इनका जो रवैया देश को तोड़ने वाला है, जो देश को करने वाला है, देश को बेचने वाला है, ये कहते हैं अरे धर्म कहाँ है? नहीं ठीक नहीं है, रहेगा तब आप तक। एक चीज बताइए विनय जी, सब चीजें मैं एक्सेप्ट करता हूं, लेकिन पार्टी जो आपकी है उसे एकजुट रखने की जिम्मेदारी बीजेपी की नहीं है, ये आप स्वीकार करें। समाजवादी पार्टी एकजुट है या नहीं, इसकी जिम्मेदारी समाजवादी पार्टी की है, ये भी बीजेपी देखेगी। ठीक है, अब आदेश जी आपके पास आ रहा हूं। अब देखिए, आप जरूर ये कह लें कि लोकतंत्र की हत्या है, ये परंपरा नहीं रही है, लेकिन अगर कोई भी पार्टी को ये लगता है, क्योंकि इसमें क्रॉस वोटिंग होती है, आप भी जानते हैं कि क्रॉस वोटिंग होती है, बिल्कुल। तो अगर तो बीजेपी क्रॉस वोटिंग केवल एक तरफ से नहीं हो सकती ना, उधर से भी हाँ तो नहीं हो बिल्कुल सकती है। बिल्कुल, बीजेपी के अभी विधायक भी इंतजार आपके कीजिए। हाँ सर, मैं अभी वही इंतजार कीजिए, हमारे विनय जी विधायक एक बहुत सी सेकंड, पार्टियों में हैं। ठीक है विनय जी, अब एक हमारे सेकंड, विधायक- मैं आदेश जी के पास जा रहा हूं। आदेश जी आपके पास आ रहा हूं। ठीक है सर, अगर कैंडिडेट बीजेपी उतारती है तो ये लोकतंत्र की हत्या कैसे हुई? सर मैं ये आपसे समझना चाहूंगा। बीजेपी चाहती तो 10 के 10 कैंडिडेट उतार सकती थी, इसमें दिक्कत क्या है? अभिषेक जी, इसमें दिक्कत ये है कि देश के अंदर बहुत सारे मापदंड बने हुए हैं, उन मापदंडों को खत्म किया जा रहा है। मैं उदाहरण के रूप में आपको बताना चाहता हूं, कभी पिछले लोकसभा के सेशन के अंदर, ये तो चुनाव है, जो सांसद वहां पे थे, 150 सांसदों को बाहर करके कितने कानून पास किए गए, और एक कानून ऐसा पास किया कि 1 तारीख से लागू भी किया गया, और जब पूरे देश में उसका विरोध हुआ तो 2 दिन के बाद इस गूंगी और बहरी सरकार को उस कानून को होल्ड करना पड़ा। तो ये चरित्र रहा इस सरकार का कि 150 सांसदों को बाहर करके कानून बनाए जाते हैं, और उन कानून को अगले महीने की 1 तारीख से लागू किया जाता है, और 2 दिन लागू रहने के बावजूद सरकार घुटनों पे आ जाती है। ये इस तरह से उद्योगपतियों का काम करती है। इन लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए वो कानून बनाए गए थे, इन लोगों का उस कानून से शोषण हो रहा था। जिनके लिए कानून बनाते हैं उनसे बात नहीं करते, उनसे चर्चा नहीं करते, और कानून उनके लिए बना देते हैं। ये देश का दुर्भाग्य है, ये डेमोक्रेसी की हत्या है। इस तरह से किसानों का सम्मान करने वाले, किस तरह से सड़कों को नक्सलियों की तरह। सर एक सेकंड आपको रोक रहे हैं, एक सेकंड आदेश जी आपको रोक रहे हैं, प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, सुनवाते हैं आपको। करके आज जो है भाजपा के साथ खड़े हो रहे हैं। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे दलों के लोग हैं जो आज मोदी जी के नीतियों से प्रभावित होकर के भाजपा समाजवादी पार्टी के कितने विधायक संपर्क में हैं? समाजवादी पार्टी के दर्जनों विधायक है। जितनी आवश्यकता होगी भारतीय जनता पार्टी को वोट के लिए उतना करेंगे। और सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ सबसे ज्यादा वोट से संजय सेठ जी। स्वामी मौर्य फैक्टर कितना बड़ा है? 3 लोग उधर विधायक लोग एक गाड़ी में गए, इधर मनोज पांडे को आप लेके जा रहे, स्वामी मौर्य के खिलाफ ये लोग बोला करते थे। कितना बड़ा फैक्टर है स्वामी मौर्य? देखिए, स्वामी मौर्य की बात नहीं है, बात सनातन की है, बात भारत के संस्कृति और सभ्यता की है, भारत जो है हिंदुत्व की है। अखिलेश यादव से नाराजगी है क्या? देखिए, जो आदमी जन्म से सनातनी हो, पूरे जीवन जिसका बीता हो, और जिस दल में आज राम को ही नकारा जाता हो, तो इसके आधार पर इन्होंने निर्णय लिया। लेकिन ये बताइए, कहा जाता है दयाशंकर सिंह अभी तो मुख्य सचेतक के पद से इस्तीफा दे, क्या आने वाले दिनों में बीजेपी भी ज्वाइन करने वाले हैं? अब ये तो उनसे पूछिए भाई। कहते हैं सेंधमारी के एक्सपर्ट हैं आप। अरे नहीं, हर जगह आप ही को लगाया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। सभी लोग अपने अंतरात्मा के उस पर वोट दे रहे हैं, मोदी जी के नीतियों पर भरोसा करके वोट दे रहे हैं। अच्छा, देखिए, जिस समय जो हमें बोलना था, तो देखिए, हम यूं ही नहीं कह रहे कि उत्तर प्रदेश में जो राज्यसभा का रण है वो बड़ा ही दिलचस्प होने वाला है। दयाशंकर सिंह को आप सुन रहे थे, मनोज पांडे को लेकर के बातें कह रहे थे, उनके घर पर पहुंचे हैं। कुछ विधायक जो हैं
वो दूसरी तरफ जा रहे हैं, कुछ विधायक दूसरी तरफ जा रहे हैं। जा किस तरफ रहे हैं ये शाम को ही पता चलेगा। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, ब्रेक से लौटते हैं, फिर चर्चा को जारी रखेंगे। मामला न बिगाड़ दे तीसरे कैंडिडेट का। देखिए अभिषेक जी, इसको आप यूं कह सकते हैं कि हम करें तो चोरी चकारी और आप करें तो कलाकारी। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से अभी मैं सुन रहा था तमाम प्रवक्ताओं को, इसको वास्तव में राजनीति की भाषा में तो इसको आज तक जो हम सुनते आए, इसको फ्लोर मैनेजमेंट कहा जाता है, इसको राजनीति की बाजीगिरी कहा जाता है, इसको चाणक्यगिरी कहा जाता है। लेकिन आज जब इसको लोकतंत्र की हत्या और जिसको कहते हैं जनादेश की चोरी और ये सब जो चीजें हैं, ये नाम हमने सुनने चालू किए हैं 2014 के बाद में। इससे पहले तो मैं आपको सिलसिलेवार कहें तो मैं बता सकता हूं, सन 1975-76 में जब से आपातकाल लगा, उसके बाद में आपने देखा होगा मोरारजी देसाई की सरकार किस तरीके से अपदस्थ कर दी गई थी और चौधरी चरण सिंह जी को प्रधानमंत्री बना करके 4 महीने में बिना संसद में पहुंचने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। कांग्रेस ने कैसे पीछे से उनकी कुर्सी खिसका ली थी, ये हमने पहले देखा हुआ है। उसके बाद में जो अभी आदेश भारद्वाज जी कह रहे थे कि 150 सांसदों को निलंबित कर दिया, तो आदेश जी आपको मैं बता रहा हूँ कि आप ये समझ लीजिए, सन 1987 के अंदर जब वीपी सिंह जी ने बोफोर्स का मुद्दा उठाया था, तो तमाम जो विपक्ष था, विपक्ष विहीन सरकार संसद उस टाइम चली थी। उस टाइम एक भी विपक्ष का सांसद संसद में नहीं था और पूरा का पूरा सत्र चला था, ये भी आपको समझना होगा। और उसके बाद में जिस तरीके से कैश फॉर वोट और जेएमएम कांड और ये सारा आपने देखा हुआ, लेकिन वो जब तक वो सारी चीजें होती रही। और इधर की बात करें तो अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की, तो मुझे एक बात बताइए, अमर सिंह जी किस खेत की मूली थे? अमर सिंह जी इसी चीज के तो बाजीगर माने जाते थे, जोड़ तोड़ के कारीगरी तो माने जाते थे। और इसका ज्यादा पुराना आप मत चलिए, 2007 की बात कर रहा हूं कि जब न्यूक्लियर संधि के ऊपर जब यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा के अंदर जब बहुमत परीक्षण हो रहा था, उस टाइम क्या हुआ था कि उस टाइम भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने अपने को मिले हुए पैसे संसद के अंदर नोटों के बंडल दिखाए थे, नहीं दिखाए। तो कहने का तात्पर्य ये है कि हम करें तो रासलीला, आप करो तो करैक्टर ढीला। ये तो आज की संस्कृति हो गई, जबकि वास्तविकता ये है अभिषेक जी कि उसी खेल से, यानी कि उन्हीं नियमों से अगर मैं हारने लगूं तो मैं कहना चालू कर दूं ये तो फाउल है, और जब तक मैं उससे जीतता रहूं तो मैं कहूं ये तो मेरी कलाकारी है। तो आज की स्थिति वही है। लेकिन वास्तविकता ये है एक चीज जो ये था कि राज्यसभा में अमूमन हमने देखा है कि जब भी इलेक्शंस होते हैं तो क्योंकि काउंटेड विधायक हैं जिन्हें वोट डालना है, तो जो नंबर गेम होता है उसी हिसाब से कैंडिडेट्स जो हैं वो अनाउंस होते थे पार्टियों की तरफ से और वो पहुंचते थे। लेकिन पिछले कुछ इलेक्शंस में हमने देखा है कि बीजेपी साफ कहती है कि भाई इतने पे इलेक्शन है, हम कैंडिडेट दे रहे हैं, इसमें दिक्कत क्या? तो मतलब वो मैं समझना चाहूंगा कि क्या ये कहीं से भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बाधा पहुंचाने वाली चीज है? देखिए अभिषेक जी, वास्तविकता ये है कि राज्यसभा के अंदर वोटर जो होता है वो विधायक होता है। और यहाँ पे जो आपने सवाल किया उसकी मैं बात बता रहा हूँ कि जहाँ पे किसी चीज का क्लियर मैंडेट होता है वहां पे कोई भी आप ये समझ लीजिए विवाद नहीं है। उदाहरण के तौर पे अभी राजस्थान से सोनिया गांधी जी राज्यसभा से सांसद चुनकर के आई है, कहीं कोई विवाद या कहीं कोई बाजीगरी नहीं हुई। वास्तविकता ये है कि परेशानी कहाँ होती है, जब वहां पे फ्रैक्चर्ड मैंडेट होता है। यानी कि सीधी सी बात बता रहा हूँ, आज जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट 7 राज्यसभा सांसद जिताने के लिए उनके पास क्लियर मेजोरिटी है, और इधर समाजवादी पार्टी के पास 2 सांसदों की क्लियर मेजोरिटी, और तीसरे के अंदर कहीं ना कहीं समझ लीजिए थोड़ा सा 19-20, यानी कि अगर बसपा का भी साथ आएगा और उसके बाद बीजेपी को 8 विधायकों की जरूरत है। तो अगर उसमें निश्चित रूप से अभी आपको 2 मिनट पहले अभी मैं पूर्व में क्या कह रहा था कि अभी जो अखिलेश जी जाकर के रघुराज प्रताप सिंह राजा भैया से जाकर के मिले और उनसे समर्थन मांगा, तो उसको तो आप कहेंगे कलाकारी। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी मान लीजिए कहीं ना कहीं फ्लोर मैनेजमेंट को कर लेती है, जो आज तक मैंने उदाहरण दिया है कि जेएमएम कांड से लेकर सन 1979 से लेकर के और 2014 तक जो देखे गए, इसके अंदर मैं 2007 ठीक है, विनय जी इस पे रिप्लाई करना चाह रहे हैं, बोलिए विनय जी। निरंजन जी, आपकी बातों में गजीब अजब टाइप का विरोधाभास है। आप कह रहे हैं कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जाकर के समर्थन मांगते हैं, उसको लोकतंत्र कहते हैं, अब बाकी कलाकार। अरे जब जाकर के हम सबके सामने समर्थन मांग रहे हैं, वोट मांगने के लिए कोई किसी के पास नहीं जा सकता है।
ये लोकतंत्र में कहां से गलत होता है? हाँ, लेकिन सीपीईडी का डर दिखा करके किसी की मजबूरियों का फायदा उठा करके उसे वोट देने पर मजबूर किया था, ये लोकतंत्र की हत्या है। पहले तो विनय जी क्या मनोज पांडे जी को ईडी का कोई डर दिखाया गया? मतलब सर तो इसका पर्दाफाश कीजिए ना, अगर किसी विधायक को डर दिखाया गया तो उसका पर्दाफाश कीजिए कि कैसे डर दिखाया गया है। अभिषेक जी इंतजार कीजिए, समाजवादी करते नहीं, इंतजार कीजिए, वोटों की गिनती का इंतजार कीजिए। नहीं अगर नहीं, क्योंकि अभी देखिए मनोज पांडे जी ने इस्तीफा दे दिया है और अखिलेश यादव ने भी ये कह दिया कि हमें ऐसे बिकाऊ विधायक नहीं चाहिए। तो आप ये चीज बताइए कि कैसे आप ये आक्षेप तो लगा रहे हैं कि बिकाऊ हैं, सर कहां उनको कौन खरीद रहा है, क्या खरीद रहा है, वो मनोज पांडे जी क्लियर करेंगे? आपके विधायक है, क्लियर करवाइए वो। मैं तो कह वोट मांगा है, राजभर के विधायक वोट देने को तैयार है, राजभर के अंदर से सपोर्ट किया जयंत। दयाशंकर जी तो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की जो नीतियां हैं उससे प्रभावित है सपा के भी विधायक और उसकी वजह से वो वोट कर रहे हैं। कहने दीजिए, अभी देख रही है, वोट की गिनती कर लीजिएगा, कौन किसको वोट देता, के हिसाब से सब ठीक है विनय जी, और ठीक है निरंजन जी। विनय जी एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, ब्रेक से लौटता हूं, फिर अनामिका जी के पास आता हूं। छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हर गरीब का सम्मान से जीने का अधिकार पूरा कर रही है डबल इंजन की सरकार। समाज के ऐसे लोग जिनका अपना घर नहीं था, 37,78,000 ऐसे परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री आवास योजना ने ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध कराए हैं पक्के घर। वहीं शहरी क्षेत्र में 17,72,000 से अधिक परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना से मिला है पक्का घर। 55,50,000 से अधिक परिवारों को मिला पक्का आवास। पीएम आवास योजना के तहत गरीब परिवारों की जिंदगी का सबसे बड़ा सपना पूरा कर पाई है। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश गरीबों के लिए सर्वाधिक आशियाने बनाकर देश में है नंबर 1। मिला पक्का आवास, बढ़ी सुरक्षा, बढ़ा आत्मविश्वास। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अनामिका जी सीधे मैं आपके पास आ रहा हूं। अभिषेक जी 10 सेकंड दीजिएगा प्लीज। ठीक निरंजन जी 10 सेकंड में बोल लीजिए जल्दी से, फिर अनामिका जी के पास आता हूं। देखिए अभिषेक जी, मुझे एक चीज समझ में नहीं आई कि जो ईडी और सीबीआई लोगों को डराती है, जिन लोगों को डराती है उन्होंने आज तक, क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, सीसीटीवी कैमरे, ऑडियो रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग, तमाम प्रकार की सुविधा है, लेकिन आज तक किसी ने इस चीज का खुलासा नहीं किया। आपके पास केवल टीवी पर बैठे हुए प्रवक्ता बताते हैं कि ईडी और सीबीआई का डर जो है निरंजन जी, सबको इधर उधर निरंजन जी, केवल ये आपके तरफ भारद्वाज जी को पता है, केवल ये विनय जी को पता है, बाकी कोई जो इनकी पार्टी से जिसको ये डर दिखाया गया उसको किसी को भी पता नहीं। वही तो मैंने कहा कि अगर किसी को डर दिखाया गया तो वो सामने रखिए ना, क्या दिक्कत है? ठीक है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाइए और सामने रखिए, लेकिन ऐसा तो फिलहाल संभव होता नहीं दिख रहा है। अनामिका जी, दयाशंकर जी को आपने भी सुना होगा, क्या मतलब लग रहा है बात बन गई है? क्योंकि वो ये साफ कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की नीतियों से खुश हैं सपा के भी विधायक, जो वोट करेंगे। सबसे पहले अभिषेक जी, मैं विनय जी की बात का जवाब देना चाहूंगी कि आपके पास कभी अभिषेक जी ईडी आई, सीबीआई आई, विनय जी के पास आई? मुझे लगता है निरंजन जी के पास भी नहीं आई होगी। सीबीआई नहीं आई, हैसियत उतनी आई, कुर्की आई, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा कि क्यों आई। अभिषेक जी के पास तो नहीं आई, मेरे पास भी नहीं आई। जब कांग्रेस का शासन था तभी मेरे पास नहीं आई, तो ईडी किसी के पास भी जा रही है तो ये तय करना पड़ेगा कि जा रही है। विद्यालय में राजनीति करता कांग्रेस को ना बोले, जिसने आपातकाल में क्या किया है पूरी दुनिया जानती है, वो एक काला इतिहास है। तो कांग्रेस तो इस तरह की, और हमारे यहाँ तो हमारे आदरणीय अमित शाह जी ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि उनके साथ जब कुछ हुआ तो उन्हें ये कहा गया कि अगर वो नरेंद्र मोदी जी का नाम लेते तो सारे उनके मुकदमे खत्म कर दिए जाएंगे, तो वो तो नहीं टूटे। तो आपके कार्यकर्ताओं की किस तरह का प्रशिक्षण है, किस तरह की विचारधारा है, किस तरह की
कर्मठता, किस तरह का उनका व्यक्तित्व निर्माण है कि वो टूट जाते हैं। क्यों वो भागकर भाजपा के पास जाना चाहते हैं? ये भी बात है विनय जी। देखिए इसमें तो बात ये भी है ना कि अगर मेरे कुर्ते पर दाग नहीं है भेज दीजिए ईडी सीबीआई, कुछ नहीं होना। अगर कुर्ते पर दाग नहीं है तो फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। अभिषेक जी, अनामिका जी के है कि आपके पास सीबीसी ठीक है, शांति से आपकी बात सुन रही थी। ठीक है, जल्दी से अब 10 सेकंड में आदेश जी मैं आपसे जल्दी से एक कमेंट चाहूंगा। भारत का हर नागरिक जिसमें विधायक शामिल हो, पत्रकार शामिल हो, राजनीतिक विश्लेषक ठीक है शामिल आदेश हो। जी 10 सेकंड में जल्दी से अब मैं चाहूंगा, कर्नाटक में भी कुछ डर सता रहा है क्या सर? क्योंकि वहां खबर आई कि विधायकों को होटल में रखा जा रहा है। आदेश जी शायद म्यूट हैं आप। आदेश जी आवाज नहीं आ रही आपकी। चलिए सर, वक्त मेरे पास इतना ही है। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो राज्यसभा का रण जारी है और बड़ा ही दिलचस्प मामला है उत्तर प्रदेश का, कर्नाटक का और हिमाचल प्रदेश का। न्यूज इंडिया पे पल पल की जानकारी आपको मिलती रहेगी। वक्त है ब्रेक का।